स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। और संविधान की क्लास लेने में चल रहा हूँ और संविधान के लेक्चर में हम लोग पहुँचे हैं भाग 15 तक। कहाँ तक पहुँचे मेरे भाई? हम लोग पहुँचे हुए हैं भाग 15 तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज क्लास को। यहाँ आप हेडिंग डालिए भाग 15। अब ईमानदारी से कमेंट करके सच में बताइएगा, क्या आपको पता है कि भाग 15 का विषय क्या है? क्या आपको ये पता है कि भाग 15 का विषय क्या है? नहीं ना, आपको नहीं पता कि भाग 15 का विषय क्या है। और ये एग्जाम में यूपीपी में, एसआई में, दिल्ली पुलिस में, टेट में अक्सर पूछा जाएगा कि भाग 15 का विषय क्या है। यह एक ऑप्शन देगा, निर्वाचन संविधान के किस भाग में एक्सप्लेन किया गया, प्रस्तुत किया गया है। तो भाग 15 का विषय है मेरे भाई, क्या विषय है? निर्वाचन। क्या विषय है? निर्वाचन। भाग 15 का विषय है निर्वाचन, चुनाव। क्या विषय है? निर्वाचन। अब भाग 15 में कुछ अनुच्छेद होंगे, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? आर्टिकल्स। कहां से लेके कहां तक? कल की क्लास में हम लोग 318 जहां पे भारतीय सिविल सेवाओं का वेतन भत्ता बात किया, 320 प्रत्येक पीसीएस आयोग या यूपीएससी या पीसीएस राज्य पीसीएस आयोग प्रत्येक में से भर्ती कराएगा, इसकी सबकी बात की थी। आज हमको शुरू करना है कहां से? 324 से 329 ए तक। कहां तक? 324 से लेके 329 ए तक संविधान में इन आर्टिकल्स के बीच में जिसकी चर्चा की गई है वो विषय क्या है? निर्वाचन। वह विषय क्या है? निर्वाचन। अगर आप सभी लोग शुरुआत से क्लास को ले रहे होंगे, शुरू से क्लास को ले रहे होंगे, तो तीसरी या चौथी क्लास में आपको एक पॉइंट मिला होगा चुनाव। वहां पे निर्वाचन शब्द तो नहीं है, जैसे क्या? तो यहाँ पे सबसे पहला ऐड, हम इतिहास की बात करें तो भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ। ऐतिहासिक अगर हम बात करें, एक लाइन लिखो, भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ। निर्वाचन पद्धति का आरंभ कब हुआ? 1892 में। आरंभ 1892 के भारत परिषद अधिनियम से प्रारंभ हुआ। किससे प्रारंभ हुआ? 1892 के भारत परिषद अधिनियम से प्रारंभ हुआ। लेकिन एक पॉइंट और लिखो, लेकिन निर्वाचन शब्द की चर्चा नहीं हुई। निर्वाचन शब्द की चर्चा नहीं हुई। 1892 में एक चुनाव की पद्धति का तो प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? चुनाव की पद्धति का तो प्रारंभ हुआ, लेकिन निर्वाचन शब्द की चर्चा नहीं हुई। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर जब हम बढ़ेंगे यहाँ से, तो अगला पॉइंट हमको बात करना है निर्वाचन पे। और सबसे पहला पॉइंट मेरे भाई, तुम एक लाइन ऐड करो, भारत में निर्वाचन प्रणाली। यहाँ से क्वेश्चन जो आता है 99% टाइम ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट कभी यहाँ से आर्टिकल्स का नहीं पूछा है। वह पूछा है निम्नलिखित में से किस चुनाव को केंद्र मतलब भारत का संघ का चुनाव आयोग कराएगा, किसको राज्य का कराएगा। प्रत्येक राज्यों में भी चुनाव आयोग का गठन है, केंद्र में भी चुनाव आयोग का गठन किया है। एक एक पॉइंट और एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करूंगा। बस आप लोग बीच में लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहा करो यार, पैसा तो ले नहीं रहा हूँ। इसी को पढ़ाने का कम से कम 25,000 रुपया मिल जाता। जितना डीप पढ़ा रहा हूँ, एक लेक्चर पूरा करने का 25-30 आराम से मिल जाता।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं एकदम डीप, ऐसा भी नहीं कि आपको खिला रहे हैं कि ठीक टाइम पास कर लो, लाइक सब्सक्राइब कर लो। क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे तो किसी के बगल लगा दो मेरा वीडियो, चाहे दिल्ली से पढ़ो चाहे पटना तक पढ़ो, इलाहाबाद बीच में ले लो, बगल लगा के देख लो। ओपन चैलेंज करता हूँ, कंपटीशन एग्जाम, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीपी, यूपीएसआई, बैंक, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, एक प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। 80% की गारंटी में लेता हूँ फंसाऊंगा, क्वेश्चन फिक्स। चलो, अब यहां तक तुमने शब्द इतिहास की बात को समझ लिया, लेकिन अब अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो व्यवस्थित ही पढ़ाऊंगा। क्लासें गैप करके जाएंगी, कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं देख देख के नहीं, कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। तो आप पहली हेडिंग लिखो भारत में निर्वाचन प्रणाली। पहली हेडिंग लिखो भारत में निर्वाचन प्रणाली। भारत में निर्वाचन प्रणाली क्या लिखेंगे इसमें? भारत की निर्वाचन प्रणाली कैसी है? भारत में 2 निर्वाचन प्रणाली है। कैसी निर्वाचन प्रणाली, चलिए देखते हैं। 1 और 2 कैसी निर्वाचन प्रणाली है? 2 निर्वाचन प्रणाली है। पहली निर्वाचन प्रणाली क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहली क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दूसरी कौन सी है? दूसरी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पहली कौन सी है? फर्स्ट पास्ड द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये पहली प्रणाली है और ये दूसरी प्रणाली है। दूसरी प्रणाली के भी 2 भाग हैं। दूसरी प्रणाली के भी 2 भाग हैं। पहली चुनाव प्रणाली क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये है क्या? तो इसी के नीचे लिखो जहां जहां प्रत्यक्ष निर्वाचन या प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जहां जहां प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जहां जहां प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वहां लगभग यही पद्धति, यही प्रणाली प्रयोग की जाती है। प्रणाली प्रयोग की जाती है। भारत में जैसे, अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत में जैसे क्या? भारत में जैसे मेरे भाई सबसे बड़ा चुनाव कौन सा है? सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा का। किसका चुनाव है? लोकसभा का। लोकसभा का इसी से होगा। दूसरा सबसे बड़ा चुनाव कौन सा है भारत में? प्रत्येक राज्यों में विधानसभा का चुनाव। कौन सा चुनाव? विधानसभा का चुनाव, जिसमें तुम एक में सांसद को चूज करते हो और दूसरे में विधायक को चूज करते हो। किसको चूज करते हो? विधायक को चूज करते हो। इन दोनों को जनता डायरेक्ट वोट देती है। तो यह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में चुनाव हुआ। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में चुनाव हुआ। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व 2 होता है। एक सूची पद्धति, इसका प्रयोग अपने यहाँ नहीं होता, बाहर के कुछ देशों में होता है। अनुसूची पद्धति। दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत। इसके अंतर्गत किसको वोटिंग होती, किसकी होती है? इसके अंतर्गत मेरे भाई एकल संक्रमणीय मत के अंतर्गत सबसे पहला चुनाव होता है राष्ट्रपति का। किसका होगा मेरे भाई?
राष्ट्रपति का होगा। सबसे पहला चुनाव राष्ट्रपति का होगा। दूसरा चुनाव हम आप जानते हैं उपराष्ट्रपति का होता है। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम कभी गए हो राष्ट्रपति को वोट देने? अगर तुम्हारी आयु 18 साल है तो तुम अपने गांव के प्रधान को वोट दे सकते हो, ग्राम प्रधान। वो भी किस पद्धति में गया? पहली पद्धति में गया। गांव में एक पद होता है बीडीसी, उसको तुम वोट दोगे। जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष नहीं सदस्य, उसको तुम दे दिए। ये तीनों चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। फिर उससे बड़ा चुनाव तुम कौन सा होता है अपने यहाँ? विधायकी, मतलब राज्य का विधानसभा, तो विधायक को वोट देने गए। उससे बड़ा चुनाव देश में सांसदी, लोकसभा, तुम सांसद को वोट देने गए। लेकिन राष्ट्रपति को तो तुम नहीं गए, उपराष्ट्रपति को तो तुम नहीं गए, राज्यसभा वाले सांसद को तो तुम नहीं गए। क्या गए वोट देने राज्यसभा सांसद को? नहीं गए। राज्यों में, कुछ राज्यों में विधान परिषद है, राज्य विधान परिषद, विधान परिषद, या जहां पे एमएलसी बैठता है। क्या तुम यहां वोट देने गए? गए? नहीं गए। जब राज्यसभा नहीं गए, तो यहाँ पे हम तुम किसी सेकंड को वोट दे दिए हैं, हम तुमने विधायक जी को वोट दे दिया। अब जब राज्यसभा होगा तो राज्य के विधानसभाओं के मेंबर किसको वोट देंगे? राज्यसभा सांसदों को। ये किसको वोट देंगे? राष्ट्रपति को देंगे ना। ये किसको, सांसद किसको वोट देंगे? सांसद राष्ट्रपति को देंगे, सांसद उपराष्ट्रपति को वोट देंगे। मेरी बात को समझे? तो जहां पे किसी का मत पहले किसी को दिया जाए, फिर वह व्यक्ति हमारा तुम्हारा प्रतिनिधित्व करते हुए उसको वोट दे, ये क्या एकल संक्रमणी मत पद्धति है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद का चुनाव होगा। राज्य में चुनाव राज्य के अंतर्गत होता है, कौन सा होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये होता है, केंद्र निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं होता। जिला पंचायत अध्यक्ष, जो तुम जिला पंचायत सदस्य को वोट दोगे वो इकट्ठा होकर किसको देंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष को। गांव वाले बीडीसी को वोट देते हैं, तो बीडीसी कैसे वोट देगा? ब्लॉक प्रमुख को वोट देगा। ये दोनों भी किसमें आएंगे? एकल संक्रमणीय मत में आएंगे। किसमें आएंगे? एकल संक्रमणीय मत में। यहां तक चीजें आ जाएंगे। ठीक, यहां तक क्लियर। अब अगर हम आगे बढ़ जाएं सीधा, यहां तक हो गया था ना आपका? स्क्रीनशॉट ले लो यार जल्दी से। ठीक, हो गया कंप्लीट। चलो अब आगे अगर हम लोग बढ़ जाएं तो आगे सबसे पहले किस पे जाएंगे? अनुच्छेद पे बात कर लें। अनुच्छेद पे बात करेंगे। किस पे अनुच्छेद पे बात करेंगे? देखो, अगर हम अनुच्छेद पे बात करेंगे तो अनुच्छेद शुरू कहां से है? अनुच्छेद शुरू है 324 से। कहां से शुरू है? 324 से। कहां तक? 329 ए तक। अनुच्छेद तक ही तो सीमित ही नहीं निर्वाचन आयोग, बहुत काम है इसमें। तो चलिए अब आ जाइए, सबसे पहली आर्टिकल पे बात करें, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 कुछ विशेष नहीं, लेकिन कहता है कि देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा। पहला पॉइंट क्या लिखे तुम? देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा, जिसका उल्लेख यहां पे लिखो, जो एक कैसी संस्था है? जो एक अर्ध संस्था, जो तो मिस हो गया यार, जो एक अर्ध न्यायिक संस्था है। कैसी संस्था है?
जो एक, ये क्वेश्चन रहा है कई बार, ये पॉइंट क्वेश्चन रहा है कि चुनाव आयोग कैसी संस्था है, तो जो एक अर्धन्यायिक संस्था है जिसकी स्थापना, इसकी स्थापना यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, आपको पता है 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी 1950 को की गई। 25 जनवरी 1950 को की, कब की गई? 25 जनवरी 1950 को की गई। पॉइंट क्लियर? भारत का चुनाव आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग एक संस्था है जो एक अर्ध न्यायिक स्वायत्त संस्था है। किसी के स्वायत्त संस्था का मतलब किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा। किस आर्टिकल के द्वारा? 324 के द्वारा, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। और यह एक अर्ध न्यायिक संगठन है, यह एक क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था है। अगली आर्टिकल है हमारी, अगली आर्टिकल है 325। आर्टिकल के साथ साथ चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 कहता है कि निर्वाचन आयोग किसी व्यक्ति को, निर्वाचन आयोग किसी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म या स्थान के आधार पे चुनाव लड़ने से या चुनाव में भाग लेने से कभी रोक नहीं पाएगा। क्या लिखा है? पॉइंट क्लियर करेंगे, लिखेंगे कि चुनाव, किसी व्यक्ति को चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लिंग, धर्म, मूल वंश व स्थान के आधार पर रोक नहीं लगा सकता, क्या नहीं कर सकता? रोक नहीं लगा सकता। इसको अगर और अच्छा लिखना है तो लिख सकते हो, अयोग्य नहीं घोषित कर सकता। अपडेट करो पॉइंट को। 325 कहता है कि किसी व्यक्ति को लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर, लिंग, वंश, जाति, मूल वंश, धर्म, किसी भी व्यक्तिगत कारण की वजह से तुम उसको रोक नहीं लगा सकते हो, उसे अयोग्य नहीं शामिल नहीं कर सकते। किसके लिए? चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। 325 ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, अगला वाला। अगला आर्टिकल कौन सा है? 326। तो अगले आर्टिकल पे चलेंगे, लिखेंगे अनुच्छेद 326। तो लिखिए अनुच्छेद 326। अब आपको पता है 326 क्या कहता है? 326 कहता है कि निर्वाचन आयोग में, चुनाव आयोग में जो चुनाव होगा, जो निर्वाचन होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसमें? चाहे वह लोकसभा में या किसमें? विधानसभा में, जहां पे प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, विधानसभा में। दोनों में निर्वाचन कैसे होगा? चुनाव कैसे होगा? चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के आधार पे, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन, आधार पर चुनाव,
वयस्क मताधिकार के उस पे चुनाव। पहले कितना था? 21 था। पहले ये कितना था? 21 वर्ष था, आपको पढ़ाया गया है। बाद में कितना हुआ? 18 हुआ। अब आप वोट टीका कब डाल सकते हैं? जब आपकी 18 वर्ष पूरी हो गई। पहले क्या थी? 21 वर्ष पूरी हो गई, तो 18 और 21। अभी इस पे आएंगे, ऐसा नहीं सोचता हम संशोधन पढ़ाएंगे, व्यवस्थित ढंग से देंगे, टेंशन नहीं लो, इसको अपडेट करो बस। 326 क्या कहता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग। अगली आर्टिकल हमारी तुम्हारी है भाई, कौन सी? 327। 327 को एक साथ लिख दिया जाए, कैसे? अनुच्छेद 327 एंड 328। 327 एंड 328। यहां पे 327 में हम कह दें क्या? विधान मंडलों, क्या कह दें? यहां पे कह दें विधान मंडल, विधान मंडल, विधान मंडल। और 328 में कह दें लोकसभा, लोकसभा। और यहाँ पे मंडल की जगह अगर हम विधानसभा ऐड कर दें तो कोई बुराई नहीं है। ये राज्य की बात करेगा और ये किसकी बात करेगा? केंद्र की बात करेगा। 27 और 28 बस एक वर्ड कहता है कि विधानमंडल या लोकसभा के चुनाव में कानून बनाने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ संसद को है। तो यहाँ पे लिख ले, दोनों वर्डों को आप लिख सकते हैं, विधानसभा, वह दोनों एक साथ हो जाएंगे, कोई खास नहीं आएगा। लोकसभा क्या लिखेंगे? विधानसभा एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी कानून के निर्वाचन संबंधी कानून, निर्वाचन संबंधी विधियां बनाने का अधिकार संसद को होगा। किसको होगा? संसद को होगा। किसको होगा? संसद को होगा। 27 विधानसभा, 28 लोकसभा। विधियां बनाने का अधिकार चुनाव संबंधी, निर्वाचन संबंधी किसको अधिकार होगा? संसद को होगा। अंतिम आर्टिकल जो हमारी तुम्हारी है वो कौन सी है? वो है अनुच्छेद 329। अगर चुनाव के समय कोई विवाद हो जाए, लोकसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, तो जब तक आचार संहिता लगी रहेगी, जब तक चुनावी प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं चल पाएगा। 329 क्या कहती है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित। क्या कहती है? निर्वाचन संबंधी। अगर चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे अगर हम लिख दें आचार संहिता के समय, आचार संहिता के समय दोनों एक ही शब्द, जब चल रही है या कोई विवाद होता है तो विवाद के समय, उस प्रक्रिया के समय किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न लिख के न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। के दौरान न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। जब चुनाव हमारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद वह मामला कोर्ट में जाएगा। जब आचार संहिता समाप्त होगी तब उसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगा। किसके द्वारा? आर्टिकल 329 के द्वारा, अनुच्छेद 329 के द्वारा। अब अगर हम अगले पॉइंट पे चले अपने, तो ये हो गई हमारी क्या? आर्टिकल 24 से लेके 29 तक, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब अगर हम अगले पॉइंट पे बढ़े तो भारत में चुनाव पे आए। एक टॉपिक मेरे भाई ऐड करो, भारत में एक टॉपिक ऐड करो, भारत में चुनाव के प्रकार। तो यहाँ पे हेडिंग डालो, चुनाव के प्रकार, चुनाव के प्रकार।
किसके प्रकार? चुनाव के प्रकार। कैसा होता है भारत में चुनाव? एक तो पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। पहला प्रकार का चुनाव कौन सा चुनाव है भाई? आम चुनाव। आम चुनाव। दूसरे प्रकार का चुनाव कौन सा है? मध्यवर्ती चुनाव। मध्यवर्ती चुनाव। और तीसरा चुनाव तुमको सुनने को अक्सर मिलता है, उपचुनाव। उपचुनाव। बाई इलेक्शन, मध्यवर्ती चुनाव, आम चुनाव। आम चुनाव का जो समय है कि जैसे जिस चुनाव का, जिस पद का जो कार्यकाल है, प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष, अब 5 वर्ष के बाद अपने समय पे ये चुनाव होगा। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष जो आम समय है, जब वो समय पूरा होगा तब वह चुनाव होगा। लेकिन सपोज करिए कि विधानसभा भंग हो गई, 5 वर्ष सरकारें नहीं चल पाई, तो क्या होगा? मध्यवर्ती चुनाव होगा। किसकी दशा में? भंग की दशा में। अगर लोकसभा भंग हो गई, विधानसभा भंग हो गई, ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, इन दशाओं में मध्यवर्ती चुनाव होगा। तीसरा चुनाव उपचुनाव, जो उस पद पे बैठा है उसकी मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, वह इस्तीफा दे दे। क्या दे दे? इस्तीफा दे दे। तो क्या किया जाता है? अगर मृत्यु हो गई, वह इस्तीफा दे दिया जो व्यक्ति उस पद पे है, तो 6 माह के भीतर वहां पे चुनाव कराने की प्रक्रिया होती है। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर। ये हो गए हमारे क्या? चुनाव के प्रकार। पहला आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और उपचुनाव। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट बहुत अच्छा सा हमको पढ़ने को मिलेगा। जानते हैं कौन सा पॉइंट मिलेगा? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, वोट देने की आयु। कौन सा क्वेश्चन आता है? वोट देने की आयु। तो हम अगर जब वोट देने की आयु पे बात करते हैं आपसे, वोट देने की आयु क्या है? वोट देने की आयु का विषय क्या है? आपको पता है कि पहले वोट देने की आयु 21 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 21 वर्ष थी। 21 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी। लेकिन आपको बता दें 1974 में, 1974 में एक समिति का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? एक समिति का गठन हुआ, तारकुंडे समिति का। अभी आगे आएंगे हम। तारकुंडे समिति का। किस समिति का गठन हुआ? तारकुंडे समिति का। ये चुनाव से संबंधित समितियां हैं, दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, जेपी समिति, जेवी समिति। ठीक है। अब ये क्या है? वोट देने की आयु। वोट देने की आयु सबसे पहले कितनी वर्ष थी भैया? 21 वर्ष थी। अब एक समिति गठित हुई, तारकुंडे समिति, या इसी समिति का दूसरा नाम है जेपी समिति। इसी समिति का दूसरा नाम है जेपी समिति। इस समिति ने एक सिफारिश किया या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। क्या रिपोर्ट प्रस्तुत किया मेरे भाई? इस समिति ने एक सिफारिश किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सिफारिश क्या है इसकी? इस समिति की सिफारिश है कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाए। किस समिति की विषय है ये? तारकुंडे समिति। और इनकी बात को बड़ा सीरियस ले लिया गया। किनकी बात को सीरियस ले लिया गया? तारकुंडे समिति की बात को सीरियस ले लिया गया, जिसके साथ, जिसमें मेरे भाई क्या किया गया? एक संशोधन किया गया। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा
वोट देने की आयु को, मतदान की आयु को, मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया। किस समिति की सिफारिश पे? तारकुंडे समिति की सिफारिश पे। तारकुंडे समिति का गठन कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक, कब कर दिया गया? 1988 में कर दिया गया। ध्यान समझिएगा, 1988 में 61वें संविधान संशोधन के दौरान कर दिया गया। लेकिन पूछ लिया भैया लागू कब हुआ? यह लागू कब हुआ? क्वेश्चन आया हुआ इससे भी, बहुत ध्यान से पढ़ना भैया वैकेंसी वालों। लागू कब हुआ? तो वहां पे लिखा रहेगा 28 मार्च 1989 से। कब से लागू हुआ? 28 मार्च 1989 से लागू हुआ। 28 मार्च 1989 से लागू हुआ। जब बात आई है समितियों की, बात आई है ना, तो यहीं पे आ जाइए, समितियां सारी समाप्त कर ली जाए। और वो समितियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि कभी आप ना तो पढ़े होंगे और ना कोई संस्थान पढ़ाता है इनको। क्वेश्चन अक्सर मिल जाएंगे, एसआई में क्वेश्चन इनसे सबसे हैं, तो क्वेश्चन की चिंता नहीं, क्वेश्चन तो सब मिलते रहेंगे। चलिए आ जाइए, लिखिए, सब हेडिंग लिखिए, चुनाव सुधार से संबंधित समितियां। चुनाव सुधार से संबंधित समितियां। चुनाव सुधार से संबंधित समितियां। सबसे पहली एक समिति आई थी चुनाव आयोग में, उसकी मैं जिक्र नहीं किया क्योंकि उसका बहुत अच्छा कोई वो नहीं आया है। दूसरी समिति हमारी है तारकुंडे समिति, जिसका गठन हुआ 1974 में और जिसका काम क्या है? आयु को 21 से, जिसने सलाह क्या दिया? 21 से 18 करने की। दूसरी वाली जो समिति है, वो हमको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण समिति है तुम्हारे लिए, और इससे तो लगभग हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है। दूसरी समिति बहुत महत्वपूर्ण है। समिति कौन सी है? समिति है दिनेश गोस्वामी समिति। समिति कौन सी है? दिनेश गोस्वामी समिति, जिसका गठन किया गया था 1990 में। कब किया गया था? 1990 में। इनकी 6-7 सिफारिशें थी। कुछ सिफारिशें बहुत अच्छी हैं, जैसे इन्होंने कहा कि भारत के सभी चुनावों को ईवीएम द्वारा, सभी चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन भी रहा है बहुत बार ये, भारत के सभी चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया जाए। प्रयोग किया जाए। किसका प्रयोग किया जाए? ईवीएम का प्रयोग किया जाए। इनकी दूसरी सलाह क्या थी? इनकी दूसरी सलाह थी बहुत ही अच्छी सलाह, फर्जीफिकेशन, फर्जी मतदान को रोकने के लिए इन्होंने कहा कि जो मतदाता पहचान पत्र बने वो फोटो युक्त हो। तो दूसरी सलाह इन्हीं की कॉपी, इनकी सलाह मानी भी गई। फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र। ठीक, फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र। किसकी सलाह थी ये? किसकी सलाह थी? और इनकी तीसरी सलाह थी कि जैसे कोई सीट है विधानसभा की, लोकसभा की, वहां कोई व्यक्ति सांसद या विधायक या किसी पद पे है, अगर वो सीट खाली हो जाए तो 6 माह से भीतर उस सीट पे चुनाव करा के उसको भर देना है। तो ठीक, 6 माह से अधिक कोई सीट खाली ना रहे, अधिक सीट खाली ना रहे। आप शायद मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे और आप इसको क्या करेंगे? नोट डाउन पूरा कर लीजिए। ठीक, 1 मिनट देख लीजिए बढ़िया से।
ठीक, ये 2 समितियां हो गई। अभी एक आध 2 समितियां अपने पास और होंगी। ठीक, 1-2 समितियां अपने पास और होंगी, आगे देख लिया जाए उनको भी। 2 कंप्लीट हो गई ना। तो तीसरी समिति है हमारी, तीसरी जो समिति है वो है इंद्रजीत गुप्ता समिति। गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में बनाई गई। कब बनाई गई? 1998 में समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सबसे ज्यादा जो काम किया था वो काम किया चुनाव में जो पैसा खर्च होता है, तो ठीक, चुनावी व्यय के लिए इन्होंने अपनी सलाह दिया। चुनावी व्यय से संबंधित, किससे संबंधित? चुनावी व्यय से संबंधित। इन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो उसको अगर कोई फंड किया जाए, उसको कोई चंदा दिया जाए, तो 10,000 से अधिक का चंदा, 10,000 से अधिक का चंदा अकाउंट में या डिमांड ड्राफ्ट से दिया जाए। किससे दिया जाए? डिमांड ड्राफ्ट से दिया जाए, जिससे पता लगे चंदा कौन दे रहा है। इनकी समिति थी पैसे को लेके कितना खर्च हो रहा है, कितना दिया जा रहा है। अगली समिति हमारी कौन सी है? अगली समिति है नंबर 4, बोहरा समिति। बोहरा समिति। और बोहरा समिति का जो गठन किया गया है वो किया गया है 1993 में। बोहरा समिति का गठन कब किया गया है? 1993 में। और बोहरा समिति ने प्रश्न उठाया चुनाव आयोग के सामने, सबसे बड़ा प्रश्न उठाया कि चुनाव में जो अपराधी होते हैं और राजनीतिक, इनकी साठगांठ चलती है। तो इन्होंने क्या लिखा? अपराध प्लस राजनीति की साठगांठ पे प्रश्न उठाया। किसने उठाया? बोहरा समिति ने उठाया। और अंतिम समिति हम लोग लिखेंगे मेरे भाई, अंतिम समिति, 5वीं समिति हम लोग लिखेंगे। कौन सी समिति है वो? JS वर्मा समिति। JS वर्मा समिति। इस समिति का गठन हुआ कब? 2013 में। मेरे भाई इसका गठन हुआ कब? 2013 में इसका गठन हुआ। और इन्होंने आपराधिक कानूनों में संशोधन की सलाह दी। आपराधिक कानूनों में संशोधन की सलाह दी। किसकी सलाह दी? संशोधन की सलाह दी। तो यहां तक शायद हमने किसकी बात कर ली? हमने बात कर ली निर्वाचन आयोग में समितियों की। किसकी बात कर ली? निर्वाचन आयोग में चुनाव में समितियों की। अब अगले पेज पे हम जब आएंगे तो हमें पद्धति लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप हमेशा इस नाम को सुनते रहते हैं, EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर हम कहें कि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को किस देश से लिया, तो सबसे पहले आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया। कहाँ की पद्धति से लिया? ऑस्ट्रेलिया की पद्धति से हमने क्या लिया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लिया। अब अगर हम इसके सबसे पहले प्रयोग की बात करें कि प्रथम बार कब प्रयोग हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार 1982 में केरल के एक विधानसभा थी केरल में, उसका नाम है 70 है पारूल विधानसभा। भारत में सबसे पहली बार किस विधानसभा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया गया? पारूल विधानसभा के लिए। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। प्रयोग कब हुआ? 1982 में। प्रयोग कब हुआ? 1982 में इसका प्रयोग हुआ। इसके बाद इसका जो प्रयोग हुआ वो हुआ 1998 में। कब हुआ? 1998 में इसका प्रयोग हुआ। ठीक, कब? 16 विधानसभा की सीटों पे, 16 विधानसभा की सीटों पे इससे चुनाव कराया गया। 16 विधानसभा की सीटों पे इससे चुनाव कराया गया, जिसमें
जिसमें जो थी 16 में 5 सीटें एमपी की हैं, 5 सीटें एमपी की थी तथा 5 सीटें राजस्थान की थी, राजस्थान की थी तथा 6 सीटें दिल्ली की थी। इन पे पहली बार विधानसभा वोटिंग हुई तथा गोवा राज्य के संपूर्ण, गोवा राज्य की संपूर्ण विधानसभा सीटों पर क्या हुआ, ईवीएम का प्रयोग हुआ, ईवीएम का प्रयोग हुआ। क्या लिखे, ईवीएम का प्रयोग हुआ। लेकिन पहली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, पहली बार तो 2012 में, ठीक। लोकसभा में इसका प्रयोग कब किया गया, लोकसभा में इसका प्रयोग किया गया 12वीं लोकसभा में, 12वीं लोकसभा में पहली बार किसका प्रयोग किया गया, ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया, ठीक। ईवीएम मशीन हमने कहां से लिया, ईवीएम मशीन हमने लिया कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया। उसका पहला प्रयोग पारूल विधानसभा केरल में हुआ, उसके बाद 98 में 4 राज्यों में प्रयोग किया गया और 12वीं लोकसभा में इसका प्रयोग हुआ। अब यहीं पे तुम एक शब्द और सुनते हो मेरे भाई, क्या शब्द सुनते हो, नोटा, ठीक। उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव शब्द सुनते हो ना, नोटा का शब्द सुनते हो। नोटा का जो पहली बार प्रयोग हुआ था, नोटा का पहली बार प्रयोग हुआ था कब, 2013 में। नोटा का पहली बार प्रयोग हुआ 2013 में, जिसमें छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, दिल्ली एवं मिजोरम राज्य में किया गया। किसमें किया गया, मिजोरम राज्य में किया गया। किसका प्रयोग किया गया, नोटा का प्रयोग किया गया, ठीक है। तथा ये विधानसभा की शुरुआत थी, ठीक है, ये विधानसभा में। तथा इसका प्रयोग कब किया गया, इसका प्रयोग हुआ लोकसभा में कब, 2014 में, 2014 की लोकसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग किया गया। लोकसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग किया गया, नोटा का प्रयोग किया गया। ये कौन सी लोकसभा थी, 2014 वाली। 2014 में जिस लोकसभा का गठन हुआ वो 16वीं लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा थी। कौन सी लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा थी। कब, 2014 में लोकसभा के चुनाव में नोटा का प्रयोग किया गया। लेकिन आपको पता है ईवीएम मशीन पे धांधली का आरोप हमेशा लगता रहता है। आप हमेशा देख, जो सरकार रहेगी उसके विपक्ष में आरोप लगाती रहती है। इसी के लिए एक शब्द आपने और सुना होगा, वीवीपैट। ये शब्द आपने सुना होगा, वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये क्या है भैया, ये आपका वीवीपैट है। जब आप ईवीएम मशीन पे कोई बटन पुश करेंगे तो बगल एक मशीन रखी रहेगी जिसमें आप जिसको वोट देंगे उसकी एक पर्ची दिखेगी और आप उसको देखेंगे तो दिख जाएगा कि आपने किसको वोट दिया है, क्या वह वोट उसी को गया है। तो इसका प्रयोग कब शुरू हुआ भारत में, किसका, वीवीपैट का प्रयोग। तो वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले 2013 में हुआ। वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले 2013 में नागालैंड में हुआ। कहां पे हुआ, नागालैंड में हुआ। कहां पे हुआ, नागालैंड में। नागालैंड की एक विधानसभा है नॉकसेन। कौन सी विधानसभा है, नॉकसेन। सबसे पहले नॉकसेन विधानसभा में नागालैंड में किसका प्रयोग हुआ, वीवीपैट का प्रयोग हुआ। उसके बाद 2017 में वीवीपैट का प्रयोग
गोवा राज्य में के विधानसभा में हुआ। कहाँ हुआ? गोवा राज्य के विधानसभा में हुआ, विधानसभा में हुआ। और 2019 में लोकसभा के चुनाव में 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी किसका प्रयोग किया गया? वीवीपैट का प्रयोग किया गया, वीवीपैट का प्रयोग किया गया। इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है यह है भारत में राष्ट्रीय पार्टियां। भारत में राष्ट्रीय पार्टियां। अब क्या है ना यार, अभी तक भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या थी 10। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो। लेकिन वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या है 6। कितनी संख्या है? 6। जिनमें कौन कौन सी अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां हैं आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है। दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 पार्टियां हो गई। तीसरी पार्टी उत्तर प्रदेश की जिसकी सुप्रीमो मायावती है, बसपा है, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिसको तुम बीएसपी कहते हो। चौथी पार्टी कौन सी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, ठीक है, जिसके है सीताराम येचुरी, ठीक, अभी वर्तमान में। और उसके बाद क्या है? 4 पार्टियां हो गई। 4 के बाद एक पार्टी आपकी हो जाएगी, कौन सी मेरे भाई? आप आम आदमी, अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। एक पार्टी और है एनपीपी, नेशनल, पीएस संगमा की पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। और ये आप आम आदमी पार्टी, आप बीएसपी, सीपीआई, कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी। ये सारी वर्तमान में क्या है सर? यही वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक, अब इसके आगे की जो क्लास होगी हम कब लेंगे? इसके अगले वीडियो में। ठीक, तो आज की क्लास मेरे भाई यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद।